Good morning, everyone. Today we are starting the new unit, that is curves and surfaces. And the topic of discussion today is curves. Okay. Also, I'll tell you what types of question you may have to answer about this topics. So basically, in curves, आपको there are two types of answer questions जो कि आपके एग्जाम में आते हैं. Basically, we will study about two types of curves here. First one is Bezier spline curve and another one is B-spline. So in your university exam, you may have to write the theory about these two curves and as well as numerical of both these curves. Okay, so we'll discuss both. So first, to understand the Bezier spline curve and B-spline curve, first we have to understand the foundations of curves in computer graphics. Okay, so computer graphics में अगर आपको कर्व्स पढ़ना है तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि why do we need curves on the first place. पहले तो हमें क्यों चाहिए. दूसरी चीज़ ये है कि how do we represent them in computer graphics. Okay, and after that टाइप्स ऑफ कर्व्स जो कि मैंने अभी आपको बोला कि बीजियर कर्व या स्प्लाइन कर्व्स आपको पढ़ने हैं, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, वन बाय वन वी विल कवर एवरी टॉपिक. ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कर्व्स होते क्या हैं और कंप्यूटर ग्राफिक्स में कर्व्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो व्हाई डू वी नीड इट इन कंप्यूटर ग्राफिक्स. वी ऑफन नीड टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन objects are not flat all the time and we need to draw curves many times to draw. ये बड़ी simple सी बात है. So far the shapes we have designed, the shapes we have drawn using computer graphics. आपने लाइन के लिए एल्गोरिथम पढ़ी होगी, ठीक है. यूजिंग दोज लाइन यू कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल और स्क्वायर. आपने सर्किल के लिए पढ़ी, आपने इलिप्स के लिए पढ़ी. So basically you have seen the algorithm to draw these primitive shapes in computer graphics, but that's not all about computer graphics. आपको पता है कि computer graphics में तो आप different applications में आप computer graphics का यूज करते हैं, यानी कि आपको different type के objects को screen पर draw करना होगा और वो objects may not be flat all the time. और let's suppose जरूरी नहीं है कि सर्किल ही हो या इलिप्स हो. That means it's not required that these objects that you are going to draw over the computer will always be in a fixed shape कि सर्किल ही है या ट्राइंगल ही है, ऐसा नहीं है. आपको एक कर्व टाइप का भी शेप बनाना पड़ सकता है जो कि बिल्कुल फ्री हो शेप से, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, या आपका कैसा ऑब्जेक्ट बनाना है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये कर्व होता है. और अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आप कर्व ड्रॉ करिए तो आपके माइंड में जो सबसे पहले इमेजिन आप करेंगे तो आपके माइंड में कुछ एक इस टाइप की शेप आती है. देखिए, मतलब कुछ एक ऐसी शेप आएगी कि जहां पर थोड़ा सा बेंट हो. ठीक है, इस पूरे शेप में थोड़ा बेंट हो, ये थोड़ा सा सर्कुलर हो और स्मूथ हो, तो आप ऐसी किसी चीज को कर्व कहते हैं. ठीक है, और पर फिर बात आती है ये जो ऊपर वाला जो आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सर्कल्स है ना, इनको हम पॉइंट्स कहते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट्स का क्या मतलब है कर्व्स में, वो भी आप समझ लीजिए. आप जो भी बना रहे हो कंप्यूटर ग्राफिक्स में वो विद द हेल्प ऑफ पिक्सेल्स या पॉइंट्स ही बनाते हैं. अगर आप लाइंस बनाते हैं तो आप दो एंड पॉइंट्स के थ्रू बनाते हैं. अगर आप ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, तो आप दो या तीन लाइंस को ऐड करके बनाते हैं. तो इसी तरीके से कर्व बनाने के लिए क्या चाहिए, अ कर्व इज एन इनफाइनाइटली लार्ज सेट ऑफ पॉइंट्स. ईच पॉइंट हैज टू नेबर्स एक्सेप्ट इनवर्स. ठीक है, इसका मतलब समझिए. सबसे पहले तो इट्स इनफाइनाइटली लार्ज सेट ऑफ पॉइंट्स. अगर मैं ये कर्व बना रही हूँ, ठीक है, तो इस कर्व के बीच में कितने भी सारे पॉइंट्स जो हैं प्लेस कर सकते हैं. तो ये पॉइंट जो होता है वो इनफाइनाइट या फाइनाइट भी हो सकता है. इनफाइनाइट हम इसलिए कह देते हैं बिकॉज अगर हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करें तो हम वो दो एंड पॉइंट्स की एक रेंज मार्क करते हैं. अदरवाइज तो आप स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट तक बना सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं और इन पॉइंट्स को जब आप कंसीडर करते हो तो हम कहते हैं कि कर्व इज अ इनफाइनाइटली लार्ज सेट ऑफ पॉइंट्स. ईच पॉइंट हैज टू नेबर्स एक्सेप्ट पॉइंट्स. अब इनको देख लीजिए, ये दोनों तो एंड पॉइंट्स है. इसके अलावा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. ऑल दीज पॉइंट्स हैज टू नेबर्स. एक इनका प्रीवियस वाला पॉइंट, इसका नेक्स्ट प्रीवियस वाला पॉइंट, नेक्स्ट. सो एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स ऑल अदर
points will have two neighbors. Okay, previous and next. ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, बट मैथमेटिकली अगर मैं आपको एक बड़ी वेग से डेफिनेशन दूं तो वो डेफिनेशन ये होती है कि बहुत सारे आपके पास पॉइंट दिए हैं, या सपोज आपके पास दो ही एंड पॉइंट दिए हैं या बहुत सारे पॉइंट्स भी दिए हैं, तो जब आप पहले पॉइंट से लेके एंड पॉइंट को मिला लेते हो तो जो शेप आपको मिलता है उसे करके, मैं रिपीट करती हूँ, जब आप दो एंड पॉइंट्स को मिला लेते हैं तो जो शेप आपको मिलती है उसको करके। और दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास ये पॉइंट है और एक पॉइंट है और आपने यहाँ से पेन से प्लॉट करना शुरू करा और आप बिना किसी गैप के इसको ड्रॉ करते चले गए यहाँ, तो जो आपको शेप मिलेगी दैट इज ऑल्सो अ कर्व। सो दैट रेजेस a question that according to both these definition, क्या स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है? क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कि आपके पास दो एंड पॉइंट्स है, अगर इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला लिया, या दो भी नहीं है बहुत सारे हैं यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिला लिया, फिर इनको मिला लिया, इनको मिला लिया, इनको मिला लिया, तो बेसिकली दीज आर द एंड पॉइंट्स। जब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गए तो जो शेप मिली उसे भी हम कर्व कह रहे हैं, और इस तरीके से मिलाया उसे भी हम कर्व कह रहे हैं। तो द क्वेश्चन इज द स्ट्रेट लाइन अ कर्व? सो जो डेफिनेशन मैंने आपको दिया, अकॉर्डिंग टू दैट, यस, स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व, अ सर्कल इज आल्सो अ कर्व, और स्ट्रेट लाइन से जितने भी डायग्राम आप बना सकते हो वो भी आपके कर्व होंगे अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन। बट क्या हमें रिक्वायरमेंट है इनको कर्व्स कहने की? इनको हम कर्व्स इसलिए नहीं कहते बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि कर्व्स हमें इसीलिए चाहिए बिकॉज जो ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने वाले हैं, आप ड्रॉ करने वाले हैं, दैट कैन बी ऑफ एनी शेप, आर नॉट फ्लैट ऑल द टाइम। अगर हम सर्किल का भी केस छोड़ दें, एलिप्स का भी केस छोड़ दें, तो सर्किल एंड एलिप्स को ऐसे शेप्स हैं जिनका एक फिक्स्ड शेप है। सो यू डोंट हैव टू डील एवरी टाइम विद अ फिक्स्ड शेप। ओके, सो आपको क्या चाहिए? आपको इस टाइप का शेप बनाना पड़ सकता है। आपको सपोज किसी का फेस, डिफरेंट डिफरेंट फेसेस आपको ड्रॉ करने हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस का जो स्ट्रक्चर होता है, कंटूर होता है, वो पूरा डिफरेंट होता है। तो आपको कर्व जो बेसिकली कर्व हम बनाना चाहते हैं, जो इन प्रैक्टिकल वी वांट टू ड्रॉ अ कर्व दैट डजंट हैव अ फिक्स शेप, और वो थोड़ा सा बेंट भी होना चाहिए और वो स्मूथ भी होना चाहिए, थोड़ा सा सर्कुलर भी होना चाहिए। कर्व का एक्चुअल मीनिंग यही है। बट लाइन भी कर्व की तरह हो सकता है, कर्व माना जा सकता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, बट हमें वो नहीं चाहिए। हमें कर्व कैसा चाहिए? हमें इस तरीके का कर्व चाहिए। बेसिकली हमें लीनियर कर्व नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा इस टाइप की शेप वाला कर्व चाहिए। ओके, तो ये हम कैसे अचीव करते हैं वो हमें पढ़ना होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो होप आपको समझ में आया होगा कि कर्व होता क्या है और हम इसको कैसे मतलब मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज टाइप्स ऑफ कर्व्स। तो टाइप्स ऑफ कर्व्स यहाँ पर तीन जो टाइप्स दिए गए हैं, ये डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशंस, ठीक है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, पैरामीट्रिक कर्व्स। ये एग्जाम में नहीं आना, लेकिन ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। आगे जो आप कर्व पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बेजियर कर्व एंड बी स्प्लाइन कर्व्स जो आपको ड्रॉ करने हैं, फॉर दैट these types are required. So basically there are three types of curve जो कि तीन different equations पे डिपेंड करते हैं। देखिए, implicit curve क्या हो सकता है? Implicit curve representations define the set of point on a curve by employing a procedure that can test to see if a point in on the curve. नहीं समझ में आया? आप याद करिए, जब मैंने आपको पढ़ाई थी मिड पॉइंट एल्गोरिथम, तो मैंने आपको बताई थी सर्किल के डेफिनेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सब पता है आपको, ठीक है। और मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम में हमने तीन कंडीशन चेक करी थी, जब इस इक्वेशन की वैल्यू 0 होती है, जब लेस देन 0 होती है, जब ग्रेटर। जब भी इस इक्वेशन की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब क्या होता था? द पॉइंट एक्स वाई आर ऑन द सर्किल, मतलब वो कर्व के ऊपर है। जो पॉइंट है एक्स वाई, वो पॉइंट आपके कर्व के ऊपर है। जब इसकी वैल्यू लेस देन 0 होती थी, दैट मींस द पॉइंट इज इनसाइड द सर्किल, ग्रेटर देन होती थी तो पॉइंट इज आउटसाइड द सर्किल। तो सर्किल बाउंड्री पर तब होता था हमारा पिक्सल एक्स कॉमा वाई, जब इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 थी। तो इम्प्लिसिट कर्व वो वाले कर्व होते हैं जो कि इस टाइप की इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए जा सके, f of x comma y is equal to 0. So if there is any function that can be represented in this form, f of x comma y is equal to 0, the common example is x square plus y square minus r square. यानी कि x and y के फॉर्मेट में हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है दैट इक्वेट्स टू 0, और इस पूरी चीज का मतलब ये होता है कि इफ अ पॉइंट इज ऑन द कर्व। सो इस टाइप की जो भी इक्वेशन आपको मिलेगी
उससे जो कर्व बनते हैं उनको हम कहते हैं इम्प्लिसिट। ओके, नेक्स्ट देखिए एक्सप्लिसिट का। जब वहां पे डेफिनेशन होगी आपकी, जो मतलब मैंने आपको बोला कि ये सब कुछ आपके इक्वेशंस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर इक्वेशन का टाइप है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। नाउ एक्सप्लिसिट कर्व वो कर्व होते हैं जहां पर मैथमेटिकल फंक्शन होता है y is equal to fx. A mathematical when an mathematical function y is equal to fx can be plotted as a curve, that type of curve is known as explicit curve. So such a function is the explicit representation. Example, कि जब आप y इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे तो जैसे आपने लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में आप जानते हैं x वुड बी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y वुड बी द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, y की हमें वैल्यू मिलेगी फॉर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, फॉर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4, फॉर x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 9। तो अगर हमने लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू एक्स क्यूब या 3x प्लस 1, कुछ भी हमने लिखा y इक्वल टू fx के फॉर्म में, तो हमें y की एक डिपेंडेंट वैल्यू मिलेगी। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x ओनली अ सिंगल वैल्यू नॉर्मली कंप्यूटेड बाय द फंक्शन। ठीक है, तो जब इस टाइप का हम इक्वेशन यूज करते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कर्व। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पैरामीट्रिक। नाउ आप बुक में पढ़ेंगे, आपको समझ में तो आ जाएगा कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है, लेकिन यहाँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि why do we use only parametric curves in computer graphics and parametric equation का मतलब क्या, क्यों हमें पढ़नी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने लियांग-बार्स्की एल्गोरिथम पढ़ लिया है तो वहां पर अगर आपको ध्यान होगा तो हमने लाइन की इक्वेशन कुछ लिखी थी और वो लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन पे। तो सबसे पहले हम ये कर्व कर लेते हैं। कर्व्स हैविंग पैरामीट्रिक फॉर्म आर कॉल्ड पैरामीट्रिक कर्व्स। वहां in explicit curves the definition was y is equal to fx. Okay, no, for explicit curve the definition the equation was y is equal to fx. In implicit curve the definition was f of x y is equal to 0. ना टाइप्स थर्ड है पैरामीट्रिक इक्वेशन, यानी कि ऐसे कर्व जो कि किसी पैरामीट्रिक फॉर्म में होते हैं उनको हम पैरामीट्रिक कर्व कहते हैं। The explicit and implicit curve representation can be used only when the function is known. चाहे हमारा f of x y is equal to 0 हो या फिर हमारा y is equal to fx फंक्शन हो, ये फंक्शन हमें ऑलरेडी पता है, यानी कि y is equal to fx अगर हम लिख रहे हैं दैट मींस हमें पता है कि y is equal to x स्क्वायर होने वाला है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0, हमें ऑलरेडी जब फंक्शन पता होते हैं इन दैट केसेस, इन दोस केसेस वी यूज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कर्व रिप्रेजेंटेशन। यानी कि आप ये समझ लो ओवरऑल बॉटम लाइन, अगर आपको शेप ऑलरेडी पता है कि आप क्या बनाने जा रहे हो, देन आप कह सकते हैं कि जो कर्व है वो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। बट द होल आइडिया ऑफ ड्राइंग कर्व इन कंप्यूटर ग्राफिक्स इज वी वांट टू ड्रॉ फ्री कर्व्स, जहां पर कोई फिक्स शेप की बात नहीं हो रही है, हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जिस चाहे शेप में बना सकते हो, वहां पर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट नहीं काम आता, वहां पर यूज होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात समझनी है वो ये समझनी है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जो कर्व्स होंगे वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस को फॉलो करते हैं। अब ये इक्वेशन अलग अलग हो सकती हैं डिफरेंट कर्व्स के लिए। ये पैरामीटर क्या है ये हमें समझना है। यहाँ पर देखिए इन प्रैक्टिस द पैरामीट्रिक कर्व्स आर यूज्ड, मैंने भी आपको बता दिया। A two-dimensional parametric curve has the following form. अगर हम 2D में कोई कर्व बना रहे हैं या 3D में बना रहे होंगे तो एक हम इसका कोई एक डायमेंशन बढ़ा देंगे, तो ये 2 डायमेंशनल है तो यहाँ पे एक x है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो पैरामीट्रिक कर्व ax t स्क्वायर प्लस bx t प्लस c ax ay t स्क्वायर प्लस by t प्लस c, ये मैंने स्क्वायर में क्यों लिखे हैं ये भी आपको तब समझ में आएगा जब हम कर्व तक पहुंच जाएंगे कि हम क्यों चाहते हैं कि ये स्क्वायर या क्यूब या इस फॉर्मेट में हो। तो अभी के लिए मैं सिर्फ स्किप कर रही हूँ। बस आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक नई चीज आ रही है t। ठीक है, तो p ऑफ t इज इक्वल टू ft, gt। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन होगी वो यहाँ पर दो फंक्शंस के फॉर्म में होगी f और g। ठीक है, और एक नया पैरामीटर इन्वॉल्व होगा t। ठीक है, अब ये t कुछ भी हो सकता है, यूजुअली t जो है वो पैरामीटर होता है टाइम। अब इस पूरी चीज को समझने के लिए
पूरी चीज को समझने के लिए सबसे पहले कर्व छोड़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है लाइन के कंटेक्स्ट में। ठीक है, इधर आप देखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। ये जो लाइन, ये इक्वेशन है, ये पैरामीट्रिक नहीं है, ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस। वी ऑल नो दैट द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, बट दिस इज नॉट द ओनली इक्वेशन टू ड्रॉ अ लाइन। इसी तरीके से सर्किल की इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दैट इज नॉट द ओनली इक्वेशन टू ड्रॉ अ सर्किल। आप सर्किल की इक्वेशन को पोलर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो वहां पर आपको जब ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़ रहे हो, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ रहे हो, तो फिर आपको वहां पर एंगल्स की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर यू कैन राइट अ सर्किल इन अ पोलर फॉर्मेट आल्सो। सो a shape can be represented by different types of equations. So y is equal to mx plus c is not the only representation for a straight line. We can represent a line equation in the form of parametric equation. अब बड़े ध्यान से पैरामीट्रिक इक्वेशन समझिए। यहाँ पर दो एंड पॉइंट है। कभी भी आपको लाइन बनानी होती है तो हमेशा आपको दो एंड पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, ये आपने डीडीए पढ़ी, आपने बेजियर पढ़ी, तो आपको पता है। ठीक है, और कंसेप्ट क्या होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में कि दो एंड पॉइंट्स हैं, इन एंड पॉइंट्स के बीच में आप नए नए पिक्सल या कोऑर्डिनेट वैल्यू फाइंड आउट करते जाओ और उनको जब आप मिलाएंगे तो उनसे आपको एक लाइन मिलती है। दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड ड्रॉइंग अ लाइन। ओके, सो विल बी गिवन टू एंड पॉइंट्स x0 y0 एंड x1 y1। आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, नॉट यूजिंग y इक्वल टू mx प्लस c बट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले आप ये समझिए पैरामीटर का क्या मतलब है। द गिवन पैरामीटर इज t। यहाँ पर आपको एक अलग ही फैक्टर दिया जाता है। x and y टू वेरिएबल, देयर आर टू वेरिएबल्स x and y, बट देयर इज एन अनदर वेरिएबल जिसको हम कहते हैं पैरामीटर, जो कि है यहाँ पर t और जो है हमारा टाइम। हम क्या कहते हैं, हमारे पास सिचुएशन ये है कि आप x0 y0 और x1 y1 के बीच में एक लाइन ड्रॉ करिए विद इन 1 सेकेंड, यानी कि यहाँ पर t की वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में। तो मैंने यहाँ पे टाइम यूनिट सेकेंड ले ली। तो मैं कह रही हूँ आपको कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है x0 y0 और x1 y1 के बीच में फ्रॉम टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1, यानी 1 सेकेंड के अंदर इस पूरी लाइन को ड्रॉ करना। तो लाइन ड्रॉ करने का जो कंसेप्ट है वो यही है कि आपको सब्सिक्वेंट पिक्सल्स निकालते जाने। अब अगर कोई आपसे पूछे कि आपको ये 1 सेकंड में पूरी लाइन को x0 y0 से x1 y1 पे पहुंचाना है, अगर कोई आपसे पूछे कि t इज इक्वल टू 0.5 या 0.6 या 0.8 पे जब आप पहुंचोगे तो उस पॉइंट पे पिक्सल की वैल्यू क्या होगी लाइन पे, तो आप वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखा है एट t इज इक्वल टू 0.5, यानी कि ये मैंने देखी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे दोनों एंड पॉइंट है और ये लाइन पूरी बनती जा रही है। एट t इज इक्वल टू 0.5, आगे मैंने लाइन नहीं बनाई है क्योंकि अभी हम t इज इक्वल टू 0.5 पे हैं, अभी हमने आधा ही टाइम क्रॉस किया है। ठीक है, इस आधे क्रॉस टाइम पर x, y यानी कि इस लाइन पे जो कोऑर्डिनेट्स है x, y इनकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम इक्वेशन देते हैं x, यानी कि ये जो न्यू कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू क्या होगी x इज इक्वल टू 1 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई x0। 1 माइनस टी यानी कि जो टोटल टाइम है उसमें से जो टाइम पास हो चुका है 1 माइनस टी, जो बचा हुआ टाइम है मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस t इंटू x1। और इसी तरीके से y डायरेक्शन में y इज इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू वाई नॉट प्लस t इंटू वाई। दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। ये तब अब यहाँ पर जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप t की जगह पे 0.5 सब्स्टिट्यूट करोगे और x0 और x1 y0 और y1 की वैल्यू आप निकालोगे तो आप एट t इज इक्वल टू 0.5 पे x, y की वैल्यू क्या है वो निकाल पाएंगे। जब t इज इक्वल टू 1 होगी तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1। यानी कि अगर कोई पूछता है कि t इज इक्वल टू 1 पे आपकी क्या वैल्यू होगी तो ऑब्वियसली आप एट द सेकंड एंड पॉइंट आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको दो एंड पॉइंट मिले हैं, पहला एंड पॉइंट है हमारा 3,6 एंड सेकंड एंड पॉइंट इज 6,10। सो इन बोथ दीज एंड पॉइंट्स आपको एक लाइन खींचनी है और आपको बताना है t इज इक्वल टू 0.5 पे xy कोऑर्डिनेट, यानी कि इस पर्टिकुलर पिक्सल की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या लिखोगे, लाइन की इक्वेशन का यूज करेंगे 1 माइनस टी इंटू एक्स नॉट। तो यहाँ पर आपने लिखा 1 माइनस टी इंटू एक्स नॉट प्लस टी एक्स 1। 1 माइनस टी क्या हो गया आपका 0.5 इंटू 3 प्लस 0.5 इंटू 6, दैट विल गिव यू 4.5। तो आप देख भी लीजिए
3 से 6 तक जा रहा है, आधे रास्ते तक 1.5 की दूरी होगी, बचे हुए रास्ते पर 1.5, टोटल डिफरेंस भी 3 है, तो आधा रास्ता 0.5 पे आपका 3.5 आ जाएगा, और इधर आपका आ जाएगा 6 to 10, यानी कि 4 यूनिट बढ़ रही है आपकी वाई डायरेक्शन में, तो आधे रास्ते में आपके 2 यूनिट बढ़ेंगे। तो अगर आपने इक्वेशन फॉलो करी तो आपको यहाँ मिला 4.5 और यहाँ पर 8, दैट इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पर हमने लाइन तो बनाई है दो एंड पॉइंट्स के बीच में, बट वी आर अवेयर दैट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक लाइन के ऊपर किसी पिक्सल की वैल्यू क्या हो, ये आपको फ्रीडम देता है पैरामीटर। ठीक है, तो इसी चीज का यूज जब हम पैरामीटर्स में कर्व्स में करते हैं तो हमें क्या पाए, थोड़ा सा और मैं इलेबोरेट करूंगी पैरामीट्रिक इक्वेशन को। ये तो मैंने आपको बता दिया कि लाइन बनती ऐसी है पैरामीटर, लेकिन हमें जरूरत ही क्यों है पैरामीट्रिक इक्वेशन की? व्हाई डू वी नीड अ पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड व्हाई डू वी नीड पैरामीट्रिक कर्व्स? ठीक है, हम इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कर्व्स का यूज नहीं कर रहे हैं कर्व में, हम पैरामीटर का ही तो कर रहे हैं। ठीक, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती हैं दैट आर मोर क्लोज टू रियल। ये कैसे मैं प्रूव करूंगी, इस पूरी चीज को पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बेसिकली अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा इज रियली अबाउट रिलेशनशिप और द थिंग्स कनेक्टेड, डू दे मूव टुगेदर और अपार्ट और मे बी देयर। इसका सिंपली से मतलब है कि जो इक्वेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल्स होते हैं और हमें उन वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप देखना पड़ता है, दैट इज ऑल अबाउट अलजेब्रा। बेसिकली नॉर्मल इक्वेशंस जो होती हैं वो इनपुट टू आउटपुट कनेक्शन को फेस करती हैं। इनपुट टू आउटपुट कनेक्शन का मतलब है कि आपने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो यू plug in the value of x and you get the value of y. x is equal to 3 है तो आपको y is equal to n मिलेगा। ये आपने एक बड़ा ही restricted रिलेशनशिप बना दिया that y is equal to x square, तो y की वैल्यू पर टोटली x की वैल्यू पर टोटली y डिपेंड करता है। But is that the only way to see a scenario? The set of y is equal to x square implies that y only moves because of x. ठीक है, x की जो भी वैल्यू होगी वो y की वजह से, तो y की वैल्यू 9 तब है जब x की वैल्यू 3 है, और जो इक्वेशन से प्रूव भी हो रहा है। बट इट कुड बी दैट y just coincidentally equals x square and some hidden factor is changing them both. यानी क्या बिहाइंड द सीन कोई एक ऐसा फैक्टर्स भी हो सकता है, ऐसा फैक्टर भी हो सकता है कि कोइंसिडेंटली y x स्क्वायर के बराबर बढ़ रहा है। नहीं समझ में आएगा आपको? एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक सिनेरियो लेते हैं कि समर्स में आपके घर के आसपास कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है, जब अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगती है, ठीक है, तो उस डिपार्टमेंटल स्टोर पर दो चीजों की सेल बढ़ जाती है, एक पे आपका सनस्क्रीन और एक है आपका आइसक्रीम। और अकॉर्डिंग टू द डेटा, मैंने बड़ा ही वेग एग्जांपल लिया, जो भी आपने अगर सेल का डेटा लिया, सपोज आप दो टेबल एज्यूम करिए, एक पे सनस्क्रीन है और एक पे आइसक्रीम, तो कुछ ऐसा रिलेशनशिप है सेल्स के बीच में, आइसक्रीम इज इक्वल टू सनस्क्रीन स्क्वायर, यानी कि फॉर एवरी डिग्री अबव 40, हम ये कह रहे हैं कि अगर 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो जो हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर है सेल्स x बॉटल ऑफ सनस्क्रीन है x स्क्वायर पेंटू ऑफ आइसक्रीम, यानी कि अगर ये 2 बॉटल सनस्क्रीन की बेचता है तो 4 बॉटल आइसक्रीम की बेचता है, दैट इज द रिलेशन। ये ऑब्जर्व हुआ उस डिपार्टमेंट स्टोर की जब सेल को कैप्चर किया गया कि आइसक्रीम और सनस्क्रीन की सेल जब हमने देखी समर्स के बीच में, ठीक है, सो कुछ ऐसा इक्वेशन बना, ये मैंने एज्यूम किया। हम क्या लिख सकते हैं, आइसक्रीम इज इक्वल टू सनस्क्रीन स्क्वायर, यानी कि अगर 2 बॉटल सनस्क्रीन की बिक रही है तो 4 आइसक्रीम की बिक रही है, अगर 3 सनस्क्रीन की बॉटल बिक रही है तो 9 आइसक्रीम्स जो है आपकी सेल हो रही है। आपने अगर इसको इस टाइप की इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया, ये बिल्कुल करेक्ट है, बट मिसलीडिंग। हाउ इट इज मिसलीडिंग? The equation implies sunscreen directly changes the demand for ice cream when it's the hidden variable that changes. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आइसक्रीम इस पे डिपेंडेंट है, यानी कि अगर 2 बॉटल सनस्क्रीन की सेल हो रही है तो आपकी 4 आइसक्रीम सेल हो रही है। ये अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन बिल्कुल सही है, बट इज इट प्रोवाइडिंग अ राइट इंफॉर्मेशन? दिस इज वेरी अब्सर्ड, ठीक है, क्योंकि सनस्क्रीन और आइसक्रीम का कोई आपस में कनेक्शन नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सनस्क्रीन लेने आएगा तो उसको 4 आइसक्रीम भी लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। व्हाट इज द हिडन वेरिएबल
जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है वो है आपका टेम्परेचर, यानी कि इफ देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर देयर विल बी इंक्रीज in the sale of sunscreen as well as in the sale of ice cream. So it's the hidden variable, that is the temperature in this case, that is changing the both. Okay, so ice cream is equal to sunscreen square लिखने से बेटर है कि हम जो एक्चुअल फैक्टर है जो कि है टेम्परेचर, उसके टर्म्स में सनस्क्रीन और आइसक्रीम की सेल को रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी इक्वेशन लिख ली है, सनस्क्रीन इज इक्वल टू टेम्परेचर माइनस 14। इसका सिंपली सा मतलब ये है कि 40 से ऊपर जब भी टेम्परेचर मिलता है तो हम सनस्क्रीन लेंगे। सपोज यहाँ पर टेम्परेचर 48 42 है तो 2 आपके सनस्क्रीन बिक रहे हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर 42 है तो आपके 4 आइसक्रीम बिक रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप टेबल प्रिपेयर करोगे तो बिल्कुल आपको इक्वेशन यही मिलेगी, आइसक्रीम इज इक्वल टू सनस्क्रीन। तो इस पूरे सिनेरियो को आइसक्रीम इज इक्वल टू सनस्क्रीन स्क्वायर लिखने से यू आर लिमिटिंग द possibility and you are giving a totally wrong information that the sale of ice cream depends on the sale of sunscreen. No, sale of ice cream and sunscreen depends on the rise of temperature. So the idea, temperature impacts ice cream and temperature impacts sunscreen, clarify the situation. ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि हाँ टेम्परेचर पे आइसक्रीम, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइसक्रीम बढ़ रही है, टेम्परेचर घटेगा तो आइसक्रीम की सेल कम हो जाएगी। सेम गोज विद द सनस्क्रीन। ठीक है, सो पैरामीट्रिक इक्वेशन गेट अस क्लोजर टू द रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप। वैसे हमने लाइन में लिया था, लाइन में हमने टाइम को पैरामीटर बनाया था जहां पर हम ये मॉनिटर कर पा रहे थे कि किस पर्टिकुलर टाइम पे 0.5 पे 0.8 पे 0.6 पे एग्जैक्टली लाइन का जो पॉइंट है वो क्या होगा। सो क्योंकि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में वी ऑलरेडी हैव द नोन फंक्शंस, हमें पता है कि सर्किल की इक्वेशन है या आपका y इक्वल टू x स्क्वायर से कैसा ग्राफ आएगा, क्योंकि हमें फ्री कर्व्स बनाने हैं यहाँ पर एंड बिकॉज द ऑब्जेक्ट साइज कुछ भी आपका हो सकता है। सो वहां पर आपको पैरामीट्रिक जो इक्वेशन होती है वो ज्यादा फायदा देती है। बेसिकली पैरा का मतलब ही यही होता है जो चीज सपोर्ट में होती है लेकिन थोड़ी सी हाइड हो जाती है, जैसे आपने सुना होगा पैरामेडिट्री, पैरामेडिकल। सो जो सीन के जो फोकस में होते हैं पैरामेडिकल में वो डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है वो थोड़ा सा बेसिकली आप समझ लीजिए कि जो सपोर्ट, जो इसका लिटरल मीनिंग होती है पैरा का, वो यही होता है कि थोड़ा सा हिडन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। किसी चीज का एक डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। पैरामीट्रिक इक्वेशन, अब कोई जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशन में पैरामीटर टाइम को ही लोगे, ठीक है, वो टाइम टेम्परेचर कैसी आपकी सिचुएशन है, किस किस कंटेक्स्ट में आप बात करो उसके अकॉर्डिंग आप पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है, फाइंड द कनेक्शन, इन्वेस्टिगेट कॉजेस, आइसोलेट द। सो पैरामीटर्स कंप्लीटली डिपेंड करता है कि किस कंटेक्स्ट की बात हो रही है। तो पहले जो डायग्राम बन रहा था वो आइसक्रीम इज इक्वल टू सनस्क्रीन स्क्वायर से इस टाइप का कर्व आपको मिल रहा था। ठीक है, बाय टेम्परेचर और आइसक्रीम के बीच में कर्व बनाओ और टेम्परेचर और सनस्क्रीन के बीच में कर्व बनाओ, तो देखिए टेम्परेचर और सनस्क्रीन के बीच में लीनियर कर्व बन रहा है, इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा कर्व बन रहा है आपका। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी यूज पैरामीट्रिक इक्वेशन। आई होप यू गेट द आइडिया नाउ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा बट आपको आगे की सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।